जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। हजारों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है और कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे किसी की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए आए हैं। मतलब एक पारंपरिक मृत्यु भोज का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन असल में बिना किसी को भनक लगे ये साधारण सा जमावड़ा एक ऐसे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा है जो आगे चलकर सत्ता की जड़ों को हिला देगा। बिल्कुल। और आज हमारे पास इतिहास का ऐसा ही रहस्यमयी टुकड़ा है। हमारी इस गहरी चर्चा में, इस डीप डाइव में हम एक स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। स्रोत है राज्य स्वतंत्रता आंदोलन नाम के एक दस्तावेज का एक बहुत ही छोटा सा लगभग फटा हुआ अंश। हाँ। और उसके साथ उस क्षेत्र का एक पुराना नक्शा। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि महलों की बंद दीवारों के बाहर अब गांव की धूल भरी जमीन पर असल में इतिहास कैसे आकार लेता है। और ये दस्तावेज हमें ठीक उसी धूल भरी जमीन पर ले जाता है। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं वे पहली नजर में बहुत मामूली लग सकते हैं। एक नक्शा है जिसमें कुछ इलाकों की सीमाएं खींची गई हैं और एक दस्तावेज की कुछ पंक्तियां हैं जो 1897 यानी 1897 की एक घटना का जिक्र करती हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की कहानी नहीं रह जाती। तो फिर क्या बन जाती है? ये समझने का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है कि सत्ता कैसे काम करती है, और जब आम लोग उस सत्ता के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं तो उस जमीनी स्तर पर क्या गतिशीलता पैदा होती है। सही कहा। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। इस नक्शे को देखने से ही बहुत कुछ स्पष्ट होने लगता है। मैं देख रहा था इसमें कुछ बहुत ही प्रमुख स्थान चिन्हित हैं, जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़। हाँ बिल्कुल। और इन सब बड़े क्षेत्रों के बिल्कुल बीचों बीच एक जगह है बिजौलिया। दस्तावेज में इसे बिजौलिया ठिकाना कहा गया है। अब इस नक्शे की बनावट देखकर एक बात मेरे दिमाग में आती है। क्या? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जैसी बड़ी जगहों के बीच होने के कारण बिजौलिया शायद महज एक बफर जोन रहा होगा। मतलब एक ऐसी खाली जगह जो दो बड़ी ताकतों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखती है। लेकिन इसे ठिकाना कहा जा रहा है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि उस दौर की प्रशासनिक व्यवस्था में ये ठिकाना असल में काम कैसे करता था। क्या ये सिर्फ एक जमींदारी थी जहां से टैक्स इकट्ठा किया जाता था? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है कि ठिकानेदार सिर्फ एक बड़ा जमींदार या टैक्स कलेक्टर होता था। अच्छा। नक्शे में बिजौलिया की स्थिति को ध्यान से देखिए। ये दो बड़े केंद्रों के बीच में है, जिसका मतलब है कि ये कोई अलग थलग या कटा हुआ इलाका नहीं था। हाँ, नक्शे में तो ये काफी कनेक्टेड लग रहा है। बिल्कुल। यहाँ से व्यापारिक मार्ग गुजरते होंगे, लोगों की आवाजाही होती होगी। ये एक सक्रिय आर्थिक केंद्र था। अब आते हैं ठिकाना शब्द पर। ये एक जागीर थी, एक तरह से एक फ्रेंचाइजी की तरह समझ लीजिए। फ्रेंचाइजी मतलब जैसे आज के बिजनेस में होता है। हाँ। मतलब ऊपर एक बड़ा राजा है, लेकिन उस विशेष इलाके यानी बिजौलिया के लिए वो ठिकानेदार ही सर्वोच्च सत्ता था। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों का ऊपर बैठे राजा से कोई लेना देना नहीं था। एकदम सही। आम किसान के लिए राजा बहुत दूर की चीज था। उनके लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, मतलब सब कुछ वो ठिकानेदार ही था। बाप रे। हाँ, अगर जमीन का कोई विवाद है तो फैसला ठिकानेदार करेगा। अगर चोरी हुई है तो सजा ठिकानेदार तय करेगा। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में शादी है तो कई बार उसकी अनुमति और उस पर लगने वाला टैक्स भी ठिकानेदार ही तय करता था। शादी पर भी टैक्स? बिल्कुल। ये एक पूर्ण नियंत्रण वाली व्यवस्था थी। ठिकानेदार का काम सिर्फ फसल का हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि समाज के हर पहलू पर अपनी पकड़ बनाए रखना था। तो ये तो एक तरह से एक मिनी किंगडम ही हो गया। हाँ, एक छोटा स्वतंत्र राज्य जिसका आम लोगों की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था। और यही आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से इस दस्तावेज की वो पंक्ति अहम हो जाती है जो 1897 की एक घटना का जिक्र करती है। दस्तावेज कहता है, और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, 1897 ईस्वी में बिजौलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर। बस इतनी सी जानकारी है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ बताइए। 1897 में हजारों लोगों का एक गांव में जुटना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज अगर किसी छोटे शहर में हजारों लोग बिना किसी पूर्व सूचना के जमा हो जाएं,
तो प्रशासन हिल जाता है, मतलब पुलिस आ जाती है, मीडिया आ जाता है। उस समय के संचार के साधनों को देखते हुए इतने सारे लोग बिना किसी परिचय या अखबार के एक जगह कैसे पहुंच गए? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सवाल उस समय के ग्रामीण समाज के सबसे बड़े संचार तंत्र की ओर इशारा करता है, और वो था सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व मतलब सोशल ऑब्लिगेशन। हाँ, आज हम सूचना फैलाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट है हमारे पास, लेकिन उस दौर में मृत्यु भोज या किसी के निधन पर होने वाला ये आयोजन सिर्फ खाना खाने की रस्म नहीं थी, ये एक अलिखित सामाजिक कानून था। मतलब जाना ही पड़ेगा। अनिवार्य माना जाता था। संदेश पहुंचाने के लिए गांव के कुछ विशेष लोग पैदल या बैलगाड़ियों पर दूसरे गांव तक जाते थे। वाओ! और चूंकि ये एक शोक का अवसर था, इसलिए इसमें शामिल न होना समाज से बहिष्कृत होने के बराबर था। लोग कई कई दिनों तक पैदल चलकर आते थे। एक मिनट, अगर ये इतना बड़ा जमावड़ा था तो क्या उस ठिकानेदार को शक नहीं हुआ? यही तो कैच है। मतलब हमने अभी बात की कि ठिकानेदार का हर चीज पर पूरा कंट्रोल था। हाँ, अगर हजारों लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो कोई भी शासक उसे अपने लिए खतरा मानकर अपनी सेना या पहरेदार भेजकर उसे तुरंत रोक सकता था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यहीं पर मृत्यु भोज एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स। हाँ, यही इस पूरे घटना की सबसे बड़ी रणनीति थी, या कह लीजिए अनजाने में बनी एक सुरक्षित ढाल थी। एक सामंती समाज में जहां शासक हर विद्रोह को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो एक शोक सभा पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है। एकदम सही। अगर ठिकानेदार किसी के मृत्यु भोज को रोकता या वहां सेना भेजता, तो ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक नियमों का सीधा उल्लंघन होता। हाँ, लोग भड़क जाते हैं। बिल्कुल भड़कते। इससे न केवल उस गांव में बल्कि आसपास के सभी जागीरों में भी उसकी भारी बदनामी होती। इसलिए चाहकर भी शासक इस भीड़ को गैरकानूनी घोषित नहीं कर सकता था। मतलब उसके हाथ बंधे हुए थे पूरी तरह से। बाहर से देखने पर यह एक विशुद्ध धार्मिक और सामाजिक आयोजन था जो ठिकानेदार के सीधे हस्तक्षेप से बिल्कुल सुरक्षित था। क्या बात है, ये एक बहुत ही शानदार तंत्र है। मतलब परंपरा ने ही उन्हें एक सुरक्षित कवच दे दिया। हाँ। अब जरा उन किसानों की मानसिकता के बारे में सोचते हैं। हजारों लोग जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, जो भारी करों के बोझ तले दबे हुए हैं, वे कई दिनों की यात्रा करके एक जगह पहुंचते हैं। सही कहा। तो जब इतने सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो वे सिर्फ शोक की बात तो नहीं करेंगे ना? स्वाभाविक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो वे अपनी पीड़ा साझा करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां क्या चर्चा हो रही होगी। हाँ, कोई कह रहा होगा, यार मेरे तो पूरे खेत की फसल ले गए। हाँ, एक किसान दूसरे गांव के किसान से पूछ रहा होगा कि इस बार ठेकेदार ने तुम्हारी फसल का कितना हिस्सा लिया। हाँ। कोई बता रहा होगा कि कैसे उससे बिना पैसे दिए जबरन काम करवाया गया, जिसे उस समय बेगार कहते थे। बेगार, हाँ। तो जब ये छोटी छोटी व्यक्तिगत शिकायतें हजारों लोगों के बीच एक साथ रखी जाती हैं, तो उन्हें अचानक ये एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? उन्हें समझ आता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही उनके खिलाफ है। उनका दुख सिर्फ उनका नहीं है, सबका है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर अपनी समस्या लिखते हैं और फिर देखते हैं कि अरे लाखों लोग उसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे अचानक एक जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो 1897 में उस मृत्यु भोज ने एक फिजिकल सोशल नेटवर्क का काम किया। ये बहुत ही सटीक तुलना है। उस आयोजन ने उन्हें एक सुरक्षित जगह दी जहां वे अपनी साझा ताकत को महसूस कर सकें, और जब एक शोषित वर्ग अपनी सामूहिक शक्ति को पहचान लेता है तो सत्ता के लिए वो सबसे खतरनाक क्षण होता है। और शायद यही वो बिंदु है जहां हमारा दस्तावेज एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेता है। हाँ, वो अधूरा वाक्य। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? उस दस्तावेज का आखिरी वाक्य अधूरा है। वो बस इतना कहता है, मैं फिर से पढ़ता हूं, शासक ठेकेदार ने कृषकों से, और यही स्रोत कट जाता है, पन्ना फटा हुआ है शायद। अब ये अधूरापन हमें सिर्फ कयास लगाने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि हमें उस समय के सत्ता के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ पावर को समझने का मौका देता है। सही कहा। अगर ठिकानेदार मृत्यु भोज को रोक नहीं सकता था तो उसने उन कृषकों से क्या कहा होगा या क्या मांगा होगा? एक तरफ हजारों किसान हैं जो एकजुट है और दूसरी तरफ एक शासक या ठिकानेदार है। ये सीधा सत्ता के टकराव का दृश्य लगता है।
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस अधूरे वाक्य को समझने के लिए हमें उस समय के सामंती व्यवहार के पैटर्न को देखना होगा। वो कैसा था? जब एक शासक देखता है कि उसकी प्रजा जिस पर वो राज करता है हजारों की संख्या में एक जगह एकजुट हो गई है, तो उसके भीतर एक असुरक्षा पैदा होती है, एक डर। मतलब उसे लगता है कि लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? हाँ, उसे लगता है कि उसका खौफ कम हो रहा है। ऐसे में इतिहास गवाह है कि सत्ता हमेशा अपना दबदबा वापस स्थापित करने की कोशिश करती है, अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करती है। मतलब वो भीड़ को ये याद दिलाना चाहता था कि भाई असली बॉस कौन है। ठीक यही बात है। दस्तावेज का ये अधूरा हिस्सा ठिकानेदार ने कृषकों से संभवतः किसी नई मांग या किसी कड़े फरमान की ओर इशारा करता है। किस तरह की मांग? देखिए, उस समय ठिकानेदार अक्सर अजीबो-गरीब कर लगाते थे। ये संभव है कि उस भारी भीड़ को देखकर ठिकानेदार ने अपना डर छिपाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई नया कर थोप दिया हो। बाप रे! उसी वक्त। हाँ, या फिर हो सकता है कि उसने उन हजारों किसानों से किसी ऐसे काम को मुफ्त में करने की मांग की हो, कोई ऐसा बेगार जो उनके सम्मान के बिल्कुल खिलाफ था। उसका उद्देश्य शायद ये परखना था कि क्या ये हजारों लोग अभी भी उसकी मुट्ठी में हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ा। क्योंकि शासक ने उस भीड़ को आम दिनों की तरह कमजोर और बिखरा हुआ समझ लिया था। वो ये भूल गया कि अब वे केवल अलग अलग गांवों के डरे हुए किसान नहीं थे। मृत्यु भोज के दौरान जो संवाद हुआ, जो नेटवर्क बना, उसने उन्हें एक सामूहिक इकाई बना दिया था। जब आपके आसपास हजारों ऐसे लोग खड़े हों जो आपकी ही तरह पीड़ित हैं, तो वो एक शासक की अन्यायपूर्ण मांग को नकारने का साहस अपने आप आ जाता है। ये एक बहुत ही बुनियादी मानव मनोविज्ञान है। डर हमेशा अकेलेपन में पनपता है। जब आप हजारों की भीड़ में होते हैं तो सत्ता का खौफ कम हो जाता है। सही बात है। ठिकानेदार का वो फरमान या वो मांग असल में वो चिंगारी साबित हुई जो बारूद के उस ढेर पर गिरी जिसे उस मृत्यु भोज ने अनजाने में तैयार कर दिया था। अगर ठिकानेदार ने उस वक्त खामोशी से उस आयोजन को गुजर जाने दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। हाँ, वो बच जाता। बिल्कुल। लेकिन सत्ता के अहंकार ने उसे वो गलती करने पर मजबूर किया जिसने किसानों को खुले तौर पर बगावत करने का एक तात्कालिक कारण दे दिया, एक ट्रिगर दे दिया। इसे गहराई से समझने पर ऐसा लगता है कि हम अक्सर इतिहास के बड़े पन्नों में जो युद्ध और संधियां पढ़ते हैं वे तो बस किसी बहुत बड़ी बीमारी के लक्षण मात्र हैं। असली बदलाव की बीमारी तो ऐसे ही छोटे छोटे सामाजिक आयोजनों और रोजमर्रा की घटनाओं में पनपती है। 1897 के बिजौलिया का ये दस्तावेज हमें यही सिखाता है। एक ऐसा शासक जिसके पास सारी ताकत थी, सारी जमीन थी और कानून बनाने का अधिकार था। हाँ। और दूसरी तरफ बिना किसी संगठन और बिना किसी आधुनिक संचार के हजारों आम लोग जो सिर्फ एक परंपरा का पालन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। सत्ता का असंतुलन तब तक ही काम करता है जब तक शोषित वर्ग आपस में कटा हुआ रहता है। मतलब जब तक लोग आपस में बात नहीं करते। बिल्कुल। बिजौलिया के इस उदाहरण ने दिखाया कि एक साधारण सी सामाजिक परंपरा कैसे एक शक्तिशाली राजनीतिक मंच में बदल सकती है। इसने ठिकानेदार के उस असीमित अधिकार को चुनौती दी जिसे वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। दस्तावेज का वो अधूरा वाक्य भले ही हमें यह ना बताए कि ठीक ठीक क्या मांगा गया था, लेकिन वो हमें ये स्पष्ट रूप से बता देता है कि सत्ता और जनता के बीच का वो नाजुक धागा उसी दिन उसी मृत्यु भोज के दौरान टूट गया था। वाकई ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इतिहास केवल ताकतवर लोगों की डायरियों से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि उन लोगों की खामोश एकजुटता से भी समझा जाना चाहिए जिनके पास कागज और कलम भले ही ना हो, लेकिन एक दूसरे का साथ जरूर था। सही कहा। आज हमने बिजौलिया के उस नक्शे और उस एक फटे हुए पन्ने के जरिए ये जाना कि कैसे संचार के अभाव में भी सामाजिक परंपराएं सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाती हैं, कैसे एक शोक सभा सत्ता को चुनौती देने का एक सुरक्षित किला बन सकती है। और कैसे शासक का एक गलत कदम जो उसकी असुरक्षा से जन्मा हो एक बड़े विद्रोह की नींव रख सकता है। और मैं कहूंगी कि ये समझना आज के दौर में भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि व्यवस्थाएं भले ही बदल गई हों, शासक और प्रजा के नाम भले ही बदल गए हों, लेकिन सत्ता का मनोविज्ञान और सामूहिक एकजुटता की ताकत आज भी बिल्कुल वैसी ही काम करती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जो हम सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर चीज पर नजर रखी जा सकती है,
जहां हमारा हर संचार ट्रैक किया जा सकता है, तो हमारे समाज में ऐसे कौन से आधुनिक मृत्यु बोझ हैं? सोचने वाली बात है। यानी वे कौन से रोजमर्रा के साधारण से दिखने वाले आयोजन या परंपराएं हैं जो सत्ता की नजरों से सुरक्षित हैं, लेकिन जहां लोग असल में अपनी साझा समस्याओं पर बात कर रहे हैं? हो सकता है कि आज भी हमारे आसपास ही किसी बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की खामोश नींव रखी जा रही हो और हमें उसका अंदाजा तक ना हो।